अलजबरा कोर्स के लेसन नंबर 8 में खुश आमदीद। लेसन नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि अलजबरा के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं और यकीनन हर एक वेरिएबल की कोई ना कोई पावर होती है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये जो अगर वेरिएबल सेम हैं तो फिर एक्सपोनेंट को कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड या उनके ऊपर बाकी ऑपरेशंस किस तरह किए जाते हैं। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो फिर जो उनकी पावर्स हैं उनके साथ मामलात कैसे किए जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में या इस लेसन में हम देखेंगे कि जो अलजबरा के एक्सप्रेशंस में या पोलिनोमियल्स के अंदर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं या उनके कवानीन क्या होते हैं। तो हम पहले लॉ से शुरू करते हैं। हमारे पास पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट से मुराद मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है, यानी ऐसा लॉ के जिसमें जब दो या दो से ज़ायद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हमारे पास कोई भी इंटीजर्स या वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर उनका जो लॉ है वो क्या क्या होगा। तो चूंकि प्रोडक्ट लॉ है तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लॉ हमारे पास मज़ीद दो किस्म का हो सकता है। एक ये कि जब बेसिस सेम होगी, मसलन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4, एक ये वाला केस बन सकता है। और दूसरा क्या केस बन सकता है, दूसरा ये केस बन सकता है कि जब हमारे पास पावर्स सेम हों, यानी 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 9। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के केसेस बन रहे हैं। पहले केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेस है ये 2 है और दोनों में सेम है, यानी पहले में भी 2 है दूसरे में भी 2 है। तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि जब बेसिस सेम हों और दरमियान में जो अलामत है, जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो फिर हम उन सारी बेसिस में से एक बेस को लेते हैं और जो उसकी पावर्स होती हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। यानी यहाँ से जो हमारे पास दोनों बेसिस थी उनमें से हमने एक बेस ले ली और जो हमारे पास पावर थी, यानी ये हमारे पास 3 थी, यहाँ पर 4 थी, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया है। तो फिर हमारे पास जो फाइनल जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 7, यानी 2 की पावर 7, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस तो मुख्तलिफ हों, जैसे पहले में हमारे पास 2 है दूसरे में 5 है, लेकिन क्या हो कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो हमारे पास सेम हों, तो फिर हम क्या करते होते हैं कि फिर हम जो बेसिस हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एज अ होल पावर, यानी दोनों की पावर के तौर पर ले लेते हैं। यानी हमारे पास 2 5 10 हो जाएगा और इसकी हमने होल पावर ले ली 9। ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ दो तरह का हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा लॉ है वो दूसरे लॉ को हम कहते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट मैथमेटिक्स में कोशेंट से मुराद होता है डिवाइड का लॉ, यानी जब हमारे पास दो या दो से ज़ायद इस तरह के बेसिस आएँ कि जिनके दरमियान जो अलामत है वो डिवाइड की हो, तो फिर क्या किया जाता है। मसलन हम मिसाल देते हैं, इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं कि या तो बेसिस सेम हो या पावर सेम हो। जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिस सेम है, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 बेस है, यहाँ पर भी 2 बेस है और पावर्स मुख्तलिफ हैं। तो जब बेसिस सेम हो और दरमियान में अलामत डिवाइड की हो तो फिर हम एक बेस को लेते हैं और जो उसकी पावर्स होती हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, यानी पहली में से दूसरी पावर को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली 2 ही होती है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है कि हमारे पास जो बेसिस हैं वो तो मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम हैं। यानी अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, यानी बेसिस डिफरेंट है लेकिन जो पावर है हमारे पास वो दोनों में 3 ही है। तो उसका भी तरीकाकार ये है कि बेसिस को अब की बार हम डिवाइड कर लेंगे और पावर को एज अ होल ले लेंगे, यानी दोनों पावर्स लिखने के बजाय हमने लिख दिया कि 5 डिवाइडेड बाई 6, जिसको हम 5/6 भी पढ़ते हैं, इसकी होल पावर 3। इसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ। एक और हमारे पास तीसरा लॉ होता है नेगेटिव
इंटीजर लॉ, यानी जब हमारे पास जो इंटीजर है वो नेगेटिव हो तो फिर हमारा जो एक्सपोनेंट है वो किस तरह की हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है वो है -2। अब यकीनन इसकी कोई ना कोई पावर होगी, फ़र्ज़ करें इसकी पावर है 3। और एक और हम देख लेते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें यही -2 है और इसकी पावर हम ले लेते हैं 4। नेगेटिव इंटीजर लॉ से क्या मुराद है कि हमारे पास जो इंटीजर है यानी जो हमारे पास बेस है वो नेगेटिव में हो, ना कि पॉजिटिव में। अब इसको हल करने का क्या तरीकाकार है, यहाँ पर हमने एग्जांपल में दो तरह की चीज़ें शो की हैं। एक पहली एग्जांपल में कि जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है और हमने जो उसकी पावर शो की है, जो पावर है हमारे पास वो है हमारे पास ऑड, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है -2 की सूरत में, जबकि जो इसकी पावर है 4 वो है हमारे पास इवन। नेगेटिव इंटीजर लॉ ये कहता है कि जब बेस नेगेटिव हो और पावर अगर ऑड में हो तो फिर जो जवाब आता है वो भी नेगेटिव में आता है, यानी -2 की होल पावर 3। मतलब तो इसका यही होगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यानी -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो पावर है वो ऑड है यानी ताक है, तो इसलिए जो जवाब होगा वो नेगेटिव में होगा। जबकि वहीं नेगेटिव इंटीजर लॉ ये भी कहता है कि अगर हमारे पास जो बेस है वो नेगेटिव है और जो उसकी पावर है वो इवन है तो फिर हम क्या करते होते हैं, मतलब तो इसका भी वही सेम है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी -2 को हमने 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, जवाब तो आता है 16। लेकिन अलामत का क्या मसला होगा कि अगर अलामत हमारे पास आ जाएगी, इवन अगर आएगी हमारे पास, तो फिर अलामत इवन होने की सूरत में जो जवाब होगा वो प्लस हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे कि ये +16 इसका जवाब है। यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी हैं, यानी ये है कि अगर नेगेटिव इंटीजर की जो पावर है वो अगर इवन है तो फिर जवाब हमारे पास आता है पॉजिटिव, और अगर हमारे पास जो पावर है वो ऑड है तो फिर हमारे पास जवाब आएगा नेगेटिव। एक और हमारे पास लॉ होता है ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जो बेस की पावर है वो अगर ज़ीरो हो तो फिर क्या जवाब आता है, यानी 8 की पावर 0 जवाब क्या आएगा। इसी तरह a की पावर 0 जवाब क्या आएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 100,000 यानी 1 लाख की पावर 0 तो क्या जवाब आता है। तो ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी बेस की पावर वो अगर 0 होगी तो जवाब हमेशा 1 आता है। बेस कोई भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब ये है कि उसका जवाब 1 है। a की पावर 0 इसका जवाब भी 1 है, 1 लाख की पावर 0 इसका जवाब भी 1 है, यानी बेस कोई भी हो अगर पावर अगर 0 होगी तो जवाब हमेशा 1 आएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एक्सपोनेंट का रूल होता है जिसको हम कहते हैं पावर लॉ या पावर रूल। इससे क्या मुराद है कि जब किसी भी बेस के ऊपर कोई पावर आए और पावर के ऊपर कोई पावर आ जाए, मसलन मिसाल देते हैं हम 2 की पावर 3 की पावर 4, ये हम मिसाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेस है वो है 2 और 2 की जो पहली पावर है वो 3 है और फिर इसकी दूसरी पावर है 4, यानी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो फिर क्या हम करते हैं कि बेस को एज इट इज़ लिखते हैं और जो दोनों पावर्स होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पावर्स थी वो 3 और 4 थी, तो हमने दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 की पावर 4 3 ज़र 12 हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसको हम कहते हैं पावर रूल, यानी पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो फिर हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये जो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एक्सपोनेंट के लाज हैं ये मैथमेटिक्स में और ख़ास तौर पर हमारे पास अलजबरा में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मसलन हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल है, मिसाल के तौर पर 2x
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ है वो इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? अब पावर कर मल्टीप्लाई करते हुए हमें पता है कि हम कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी x है और 5 के साथ भी x है, यानी दोनों तरफ x हैं। अब हमने देखा है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस एक जैसी हों तो फिर पावर्स को हम जमा कर देते हैं। अब ये देखें कि जो 2x के साथ x है इसकी भी पावर 1 है और जो 5x के साथ x है इसकी भी पावर 1 है और दरम्यान में अलामत आ रही है मल्टीप्लाई की, तो इसका मतलब है कि ये इस तरह का केस बन जाएगा प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पर x सेम है तो x और जो इसकी दोनों की पावर्स हैं उनको हम आपस में प्लस कर देंगे, यानी 1 + 1 आ जाएगा x की पावर 2 और वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी 10x की पावर 2, ये इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल में हमने देखा कि प्रोडक्ट लॉ हमारे पास इस्तेमाल हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वोशंट लॉ भी इस्तेमाल हो सकता है। मसलन हम कह सकते हैं कि 6x² डिवाइडेड बाई 6x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने डिवाइड करना है तो कोफिशिएंट आपस में डिवाइड होंगे, यानी 6 डिवाइडेड बाई 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास x की पावर 2 और यहाँ पर x है, इसको हम इधर देख लेते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x है। अब यहाँ पर क्वोशंट लॉ कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x है हमारे पास, तो मतलब यह है कि x की पावर 1 है। यहाँ पर बेसिस हमारे पास सेम हमें नज़र आ रही हैं। जब बेसिस सेम हो और दरम्यान में डिवाइड का साइन हो तो हम क्या करते होते हैं कि बेसिस में से एक बेस उठा लेते हैं और हम जो पावर्स हैं उनको माइनस कर देते हैं, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 जो कि हम नहीं लिखते होते, यानी x ही कंसीडर करते होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 6 की पावर 6 और x हमारे पास जवाब आ जाएगा 6 1 is 6 6 1 is 6, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1x, जो कि अल्टीमेटली x ही तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ये हमारे पास जो पोलिनोमियल थी मोनोमियल थी उनको हमने डिवाइड का अमल उनके ऊपर परफॉर्म किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट का लॉ काम में आया। तो ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि चाहे हमारे पास किसी भी तरह की पोलिनोमियल हों या हमारे पास जो अलजबरी जुमले हों, उनको हम तब तक सही तरीके से हल नहीं कर सकते कि जब तक हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में मालूम ना हो, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये हर स्टेप के ऊपर हमारे काम आते हैं।